हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है। हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मेथड और आज का टॉपिक है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। इसके ऊपर आज हम 10 MCQ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला MCQ आता है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंक्लूड्स चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड। मतलब ये जो आपका एक्ट है NI नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये बेसिकली 3 चीज़ों में डील करता है। एक तो चेक, ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड ये डील करता है आपका प्रोमिसरी नोट, ठीक है, BC और प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र, वचन पत्र, जिसमें कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपके इतने पैसे इतने समय बाद अदा कर दूंगा या मैं वचन देता हूँ। तो ये 3 चीज़ों में डील करता है। इससे रिलेटेड कुछ भी इशू हुए इसके डिसऑनर वगैरह के, तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि बहुत पुराना एक्ट है, लगभग 140 साल पुराना अधिनियम है। जब मैं 2023 में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब ये कह सकते हैं कि 40 साल पुराना एक्ट है, 140 साल से भी ज़्यादा साल। खैर, प्रतिज्ञा पत्र इसका आंसर होगा। बैंक ड्राफ्ट हम जानते हैं, पेमेंट करने का एक तरीका होता है। सामने वाले को हम चेक भी दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट ज़्यादा सेफ पेमेंट होता है। वो बैंक ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं होता, याद रखिएगा। चेक डिसऑनर हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट खाते में होने पर पैसे तभी बनता है, इसलिए वो डिसऑनर नहीं होता। हुंडी लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती है, स्थानीय मारवाड़ी भाषा या जो लोकल लैंग्वेज चलती हो उसमें लिखी जाती है। मुद्रा, करेंसी जो आपकी रहती है, करेंसी में भी कहीं नोटों पे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वो RBI के गवर्नर वगैरह प्रॉमिस देते हैं, लेकिन आपको उस के चक्कर में नहीं पड़ना, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सिंपल सा रहा, एक बार पढ़ लीजिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स अ प्रॉमिस बाय वन पर्सन टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू सर्टेन पर्सन। इसमें क्या होता है, 2 तरह से होता है। या तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश देता है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भुगतान कर देगा, ऐसा वो वचन देता है, या आपस में चेक एक्सचेंज होते हैं। ये तीनों चीज़ें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। इनको अपन आगे से आगे एंडोर्स कर सकते हैं, आगे से आगे इनको बेचान कर सकते हैं। 3 चीज़ें आप तो एक कस के याद रख लो, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये 3 चीज़ शामिल है। इसके अलावा कुछ चीज़ है तो वो शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपको ये पहचानना है। तो इसका मतलब इसमें 3 ट्रू हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, विनिमय, जिसको हम बोलते हैं विनिमय बिल, विनिमय पत्र या विनिमय बिल, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो एक बेचान साध्य या विनिमय साध्य विलेख है। तो ये बात ट्रू है। सेकंड है, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर। बिल्कुल सही है, ये मैं भी और समझाऊंगा आपको, ये भी सत्य है। सेकंड कथन भी सत्य है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति आदेश देता है, दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ सर मैं पैसे दे दूंगा, तो वो स्वीकार करता है, तो ये भी सत्य है। देयर कैन बी 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द ड्रॉवर, द एक्सेप्टर एंड द पेई। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी कथन भी सत्य है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्ष हो सकते हैं। 2 तो होते ही हैं, तीसरा हो सकता है, लेखक, स्वीकारक और भुगतान प्राप्त करने वाला। चौथा है, ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज वैलिड। मौखिक विनिमय पत्र भी वैध होता है, ये गलत है। विनिमय साध्य विलेख, जितने भी विनिमय साध्य विलेख हैं उनकी एक पहली क्वालिटी ये है कि वो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो लिखित होते हैं, मौखिक की बात ही नहीं चल रही है। तो ये कहना कि ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको पैसे दे दूंगा, वो वैलिड नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। अब मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, अगर आप कॉमर्स के हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं, बाय द वे अगर आप नॉन कॉमर्स के हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कहानी शुरू कहाँ से होती है, जैसे मान लीजिए एक पार्टी है A और एक पार्टी है B। मैं पूरी लंबी कहानी समझाता हूँ। A पार्टी B पार्टी को माल बेचना चाहती है, B पार्टी माल खरीदना चाहती है, लेकिन B पार्टी चाहती है कि मुझे पैसा माल उधार मिले। A चूंकि बैड डेब्ट्स का जोखिम नहीं ले सकता, उसे लगता है कि आज ये उधार ले जाएगा, कल को पैसे ना देगा, तो इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। A ने कहा ठीक है, मैं आपको माल दे देता हूँ उधार, लेकिन मैं आपको एक ऑर्डर करूँगा और उस ऑर्डर पे आपको साइन करने होंगे। मतलब मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा कि आज से 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, आज से 3 महीने के बाद आप मुझे 50,000 रुपये का भुगतान करेंगे, जिसका मूल्य आपको प्राप्त हो चुका है। तो अपन एक अनकंडीशनल ऑर्डर देते हैं उसको कि आज से 3 महीने के बाद आप हमें 50,000 का भुगतान करेंगे, जिसका मूल्य प्राप्त हो चुका है। तो पहला साइन मैं करूँगा, जो मैं लिखने वाला हूँ, इसे अपन कहेंगे ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब लिखने वाला।
फिर ये बिल जाएगा बी के पास, बी उसे पढ़ेगा समझेगा, चूंकि उसने माल खरीदा है, अगर माल सच में खरीदा है और वो भुगतान करने का इरादा रखता है तो उसका ऊपर साइन कर देगा। ठीक है, ये बाकायदा एक स्टाम्प पेपर पे होता है, या तो पेपर होता है उसके ऊपर स्टाम्प लगा दो या स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। ठीक है, तो इसने बिल लिखा और इसने बिल को स्वीकार किया, तो ये कहलाता है स्वीकारक। ठीक है, अब दो तीन खासियत बताता हूँ। इसमें जो कहानी में ए है ना, इसे अपन कह सकते हैं ये व्यक्ति विक्रेता है। सही है, इस व्यक्ति ने माल बेचा है तो इसे पैसे लेने हैं, तो ये लेनदार है और ये बिल का लेखक है। ठीक है, ये तो हो गई ए की तरफ। बी कौन है? बी वो है जिसने उधार खरीदा है, तो ये हो गया आपका क्रेता। चूंकि इसे पैसे देने हैं तो ये हो गया देनदार, और चूंकि बिल इसने स्वीकार किया है तो ये हो गया स्वीकारक। ठीक है, अब बिल आपस में एक्सचेंज हो गए, ए ने बी को माल दे दिया और बी ने बिल साइन करके ए को दे दिया। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब ए क्या कर सकता है? ए उस बिल को अपने पास रख सकता है, 2 महीने 3 महीने के पास तक अपने पास रख सकता है। अगर वो अपने पास ही रखता है तो भुगतान उसी को मिलेगा, यानी भुगतान प्राप्त करता वो खुद हो गया, तो पेई भी वो खुद हो गया। तो ये ड्रॉवर भी हो गया, ये ड्रॉई हो गया, और ए ने अगर बिल खुद के पास रखा और भुगतान खुद ही प्राप्त करेगा तो पेई भी वो हो गया। लेकिन अगर ए चाहे तो बिल को प्राप्त करने के बाद, चूंकि वो ड्यू कोर्स में होल्डर है और वो यथाविधि धारक है, उसने एक माल देके लीगली बिल को प्राप्त किया है, तो वो बिल को आगे एंडोर्स कर सकता है। वो हो सकता है कि बिल सी को दे दे, हो सकता है कि वो बिल बैंक को दे दे। अगर वो बिल बैंक को दे देता है, मान लीजिए बिल को बैंक को दे देता है और बैंक से पैसे उठा लेता है। ठीक है, ए ने मतलब 50,000 के बदले में 48,000 रुपये बैंक से उठा लिए, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो ए फ्री हो गया, ए को पैसे मिल गए और अब बिल चला गया है बैंक के पास। तो एंड ऑफ द डे, या जो जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड, परिपक्वता तिथि, तो जब ड्यू डेट आएगी या मैच्योरिटी डेट आएगी उस दिन बैंक भुगतान प्राप्त करेगा, तो ये भुगतान प्राप्त करता हो गया। तो इसके अंदर 3 पक्ष हो सकते हैं, तीसरा पक्ष ना भी हो और हो भी सकता है। तो इसलिए कहा गया था, क्वेश्चन में क्या था कि विनिमय पत्र के संबंध में 3 पक्षकार हो सकते हैं, लिखने वाला, स्वीकार करने वाला और भुगतान एंड के दिन प्राप्त करने वाला, प्राप्त करता। ठीक है, और मैं इसको कहानी को आगे और समझाता रहूँगा। चलिए, 12 मई 2023 को 3 महीने के लिए लिखे गए बिल की देय तिथि होगी। वापस से कहानी करते हैं। ए ने बी को माल बेचा, बी ने बिल को कहा, बी ने माल खरीदा और बी ने बिल के ऊपर साइन करके दे दिया। बिल पे साइन करके देने को बोलते हैं स्वीकार करना। बी ने ये स्वीकार किया कि हाँ मैं आपके पैसे दे दूंगा। ए इसे आदेश देता है, बी उस आदेश को स्वीकार करता है। अब बात यह है कि 12 महीने में 3 महीने आप कैसे जोड़ेंगे। तो आपका एक महीना पूरा हो जाएगा 12 जून को, दूसरा महीना पूरा हो जाएगा 12 जुलाई को, तीसरा महीना पूरा हो जाएगा 12 अगस्त को। तो अगर आपका पढ़ावा नहीं है तो आप सोचेंगे कि भाई 3 महीने कब पूरे होंगे, 12 अगस्त को पूरे होंगे। लेकिन आपको पता होगा कि विनिमय बिलों में 3 दिन का समय अलग से दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रेस डेज। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रेस डेज, हिंदी में बोलते हैं अनुग्रह दिवस। 3 दिन का उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। किसको? जिसको भुगतान करना है। जैसे इस कहानी में बी को भुगतान करना है, तो 12 अगस्त में 3 दिन जोड़ के 15 अगस्त का वो भुगतान करेगा। ऐसा आप सोचेंगे अगर आपका ये चैप्टर पढ़ावा नहीं है। अब इसमें कहानी क्या है कि 15 अगस्त को क्या है? सर 15 अगस्त को मेरा बर्थडे है। अरे बर्थडे छोड़ो, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस को पब्लिक हॉलीडे होता है। ठीक है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, कम से कम ये 2 तारीखें तो याद कर लो। इन दोनों तिथियों पे और भी होते हैं पब्लिक हॉलीडे, उन तिथि को पब्लिक हॉलीडे सार्वजनिक अवकाश होता है। तो सार्वजनिक अवकाश के केस में क्या होगा? भुगतान उससे पहले का जो वर्किंग डे है उस पे होगा। तो भुगतान होगा आपका कब? 14 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि 3 महीने पूरे कब होंगे, या इस बिल का ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, तो वो है आपका 14 अगस्त। तो आपको दिन जोड़ने बताए गए, और पब्लिक हॉलीडे के केस में जो पूर्ववर्ती कारोबारी दिन होता है, प्रीवियस या प्रेसिडिंग वर्किंग डे होता है, उस दिन होता है भुगतान। ठीक है, तो 14 अगस्त इसका आंसर है। 12 मई में पहले आप 3 महीने जोड़ दीजिए, 12 मई 2023 है, इसमें 3 महीने जोड़ दीजिए तो इसमें 12 अगस्त आएगा। 3 दिन और जोड़ेंगे तो 15 अगस्त आएगा। 15 अगस्त में पब्लिक हॉलीडे है, तो आपका आंसर 14 अगस्त हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर 14 अगस्त होने वाला है। ठीक है, अब पब्लिक हॉलीडे वगैरह की माया को समझ लीजिए कि अगर परिपक्वता तिथि पर सार्वजनिक अवकाश होने पर क्या नियम है। यदि विलेख यानी जो इंस्ट्रूमेंट लिखा जाता है उसको विलेख बोलते हैं। यदि इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट को सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो वह विलेख उस अवकाश से पहले वाले कार्य दिवस को परिपक्व हुआ माना जाएगा। तो 15 अगस्त उसकी वैसे ड्यू डेट बन रही है, लेकिन उसका पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो 14 अगस्त हो जाएगी। ये कहाँ लिखा है? धारा 25 में लिखा है। यहाँ सार्वजनिक अवकाश, अब आप बोलेंगे पब्लिक हॉलीडे किसको बोलते हैं? यहाँ सार्वजनिक अवकाश से तात्पर्य है रविवार,
तथा किसी भी ऐसे दिन से है जिसे केंद्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करके सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन निकालती है, गजट नोटिफिकेशन निकालती है कि इस साल ये पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, तो उन पे पब्लिक हॉलीडे माना जाएगा। अब बात ये है, अब आप इसमें एक और बात समझिएगा, ये तो आपका इंग्लिश में हो गया। अब देखिए, दो तरह के अवकाश होते हैं। एक तो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, पब्लिक हॉलीडे संडे और इसके अलावा जो पब्लिक हॉलीडे सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। कभी कभी क्या होता है, अचानक से अवकाश घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर परिपक्वता तिथि को अचानक अवकाश घोषित कर दिया गया कि सर ऐसे कब से हो जाएगा, मान लीजिए भगवान नहीं करे किसी राज्य के मुख्यमंत्री मर गए या कोई बड़ा हादसा हो गया, तो इसमें भी एक बात है, एक होता है राजकीय शोक, 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया, वो एक अलग बात है, और एक होता है राजकीय अवकाश घोषित किया। तो अचानक कभी कभी नॉर्मली बड़े नेता की डेथ पे जो लीडर्स होते हैं, क्योंकि जनता की भावनाएं जुड़ी हुई होती है, सारे नेता चोर नहीं होते प्लीज़, है ना, अच्छे नेता भी होते हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए अगर अचानक से छुट्टी डिक्लेयर हो गई तो फिर जो दिन है वो आगे खिसक जाएगा। तो कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि मान लो किसी क्वेश्चन में 20 अगस्त आपका मान लीजिए आंसर आ रहा है और क्वेश्चन में नीचे लिखाया गया है कि 20 अगस्त को आकस्मिक अवकाश घोषित कर दिया गया। अगर आकस्मिक अवकाश घोषित किया गया तो फिर आपका जो पेमेंट का दिन होगा, जो आपका ड्यू डेट होगा, वो होगा 21 अगस्त। लेकिन अगला दिन भी आपका वर्किंग डे होना चाहिए। अगर वर्किंग डे पे छुट्टी है तो फिर एक दिन और खिसक जाएगा, मतलब उस दिन अगर संडे है तो फिर एक दिन और खिसक जाएगा। अब इतना फंसो मत, इतना सिंपल समझ लो कि अगर परिपक्वता तिथि को अचानक से अवकाश घोषित कर दिया जाए, को अचानक ही अगर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाए, तो विलेख उस अवकाश के बाद कार्य दिवस पर परिपक्व हुआ माना जाएगा। और ये देखो, एक दिन पहले कि एक दिन बाद में कि सर हमें याद नहीं होता, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो, संडे आपको पहले से ही पता होता है चूंकि कैलेंडर अपने पास होता है, और किस दिन पब्लिक हॉलीडे रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट समय पे इसकी सूचना दे देती है। तो उस केस में तो क्या है, आपको अलर्ट होके एक दिन पहले ही भुगतान करना है। चूंकि अगर अचानक छुट्टी पड़ गई तो इसमें तो किसी को आइडिया नहीं हो सकता कि अचानक छुट्टी कब पड़ जाएगी, तो फिर आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा। तो ये एक टेक्निकली बात है कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ग्रेस डेज पूरा होने के बाद और ये एक दिन का जो भी एडजस्टमेंट है उसको करने के बाद अगर पार्टी ने भुगतान नहीं किया तो एक तरह से वो विलेख डिसऑनर हो गया। कि जैसे मैं ए हूँ, मैंने बी को कहा था कि आप मुझे 3 महीने के बाद भुगतान करेंगे, 3 महीने पूरे हो गए, 3 दिन पूरे हो गए, एक दिन का एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद उसे भुगतान करना चाहिए। अगर वो भुगतान नहीं करता तो उसको बोलते हैं बिल का डिसऑनर हो गया। ठीक है, या जैसे कोई व्यक्ति हमें चेक देता है उस पर और हमें भुगतान नहीं करता, जिस दिन हम चेक को बैंक में लगाते हैं और पता लगता है बैंक में पैसा नहीं है, तो उसको बोलते हैं चेक डिसऑनर हो गया, आसान भाषा में बोलते हैं चेक बाउंस हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा, अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट है, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है, तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए। अबाउट दैट,
और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है, मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें रिसीविंग कैश फ्रॉम एक्सेप्टर बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अ बिल इज कॉल्ड। वेल, वापस उसी कहानी को लेते हैं। मान लीजिए ए है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो मान लीजिए ए है और उसने बी को माल बेचा था, यहाँ तक आपको पता है। 3 महीने के लिए बिल लिखा था, हाँ, बी ने स्वीकार किया था, हाँ। अब मान लीजिए कि 15 जनवरी को बिल लिखा गया और 3 महीने का समय दिया गया, उसको बोलते हैं मुद्दत, उर्दू वर्ड मुद्दती बिल, ठीक है। तो हमने उसको एक टेन्योर बिल दिया था और वो 3 महीने का बिल था। अब 15 जनवरी से आप जोड़ो, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस पकड़ो, 18 अप्रैल। अब इसको भुगतान करना चाहिए 18 अप्रैल को। अब बी है पैसे वाली पार्टी, इसके पास 18 मार्च को पैसे पड़े हैं, यानी 1 महीना पहले पैसे पड़े हैं। तो बी ए को फ़ोन करता है कि भाई वो पेमेंट चाहिए क्या? तो ए ने बोला हाँ चाहिए ना यार, तेरे को 3 महीने का उधार दिया था, कहते भाई पैसे हैं तो दे दे। तो बी ने कहा मैं दे तो दूंगा, लेकिन मैं अभी क्यों दूं, मुझे तो 1 महीने की मोहलत और है, वो तो मेरे पास पड़े हैं तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार नखरे क्यों कर रहा है, दे रहा है तो दे दे। तो बी ने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन मैं 1% इंटरेस्ट काटूंगा, तो या 1% मुझे डिस्काउंट चाहिए। इस डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट। तो अगर ऐसा होता है तो पूरी कहानी का क्या मतलब निकला कि अगर बिल का स्वीकारक, बिल का एक्सेप्टर बिल की ड्यू डेट से पहले ही भुगतान कर देता है, निपटा देता है, तो उसे बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। रिटायरिंग ऑफ बिल, है ना। तो पहला वर्ड है एंडोर्समेंट, दूसरा वर्ड है बिल्स रिटायरमेंट। यस, दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है। बाकी क्या मतलब है एक बार मैं बता देता हूँ। एंडोर्समेंट क्या होता है, अगर ए बी से बिल प्राप्त करने के बाद सी को पकड़ा दे, सी को दे दे, तो उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट, बेचान करना। डिस्काउंटिंग क्या होता है, अगर बी से बिल मिलने के बाद ए उसका पैसा बैंक से उठा ले, थोड़े से डिस्काउंट पे, थोड़े से इंटरेस्ट कटवा के अगर ए उसका पैसा बैंक से उठा ले, तो उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है कि अगर 3 महीने पूरे हो जाते, हम उसके पास आदमी भेजते, बिल भेजते, पैसा मंगवाते और वो पैसा देने से इनकार कर देता, तो उसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। अभी ताज़ा मामले में क्या था, बिल का रिटायरमेंट। बिल का रिटायरमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहा जाता है कि अगर पार्टी जिसको भुगतान करना है, एक्सेप्टर, अगर वो ड्यू डेट से पहले ही पैसा दे देता है और उसके बदले में छूट प्राप्त करता है, छूट वर्ड होता है, या बट्टा प्राप्त करता है, रिबेट वर्ड ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है। आई एम क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें से विनिमय बिल की विशेषता नहीं है। तो इट मस्ट बी इन राइटिंग। यस, ये राइटिंग में होना चाहिए, ये बात तो सच है, ठीक है। इट मस्ट बी डेटेड, बिल पे डेट लगी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल, तभी तो आप 2 महीने 3 महीने काउंट करोगे। यस, इट इज़ एन ऑर्डर टू पे। यस, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर दिया जाता है, अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है। जैसे ए है, ए ने माल बेचा था, मैं बार बार वही एग्जांपल ले रहा हूँ, हम बी को माल बेचेंगे और फिर हम उसे एक लिखित में आदेश देंगे कि आज से 3 महीने के बाद आप मुझे या मेरे द्वारा बताए गए व्यक्ति को 50,000 रुपये का भुगतान करेंगे। और मैं ये आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। और चौथा क्या है, इट इज़ प्रॉमिस टू पे। नहीं, प्रॉमिस जो होता है वो प्रॉमिसरी नोट में होता है। अब आप यहाँ समझ लो, अभी ये बात समझ लो, लेकिन अगर एक और बात पहले बता दूँ कि अगर आप इस चैप्टर में
वैसे पूरा चैप्टर तैयार करके जाना है, पर कम से कम विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्र में जो 8 या 10 अंतर बताए गए हैं आप अपने नोट्स में से उसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होते हैं, 8 या 10 की डिफरेंसेस होते हैं, उनको आप अच्छे से याद करिएगा। मैं एक की डिफरेंस आपको अभी बताता हूँ। ए ने बी को माल बेचा, तो बड़ी पार्टी कौन है, फर्स्ट पार्टी कौन है, मैं कहूँगा फर्स्ट पार्टी ए है, जिसने माल बेचा है, जो चौड़े में होके बोलेगा, ठीक है, और जो दबके रहेगा, बैकफुट पे रहेगा, वो है बी, ठीक है। अब अगर ए इंस्ट्रूमेंट तैयार करेगा तो ए जो तैयार करेगा उसे बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें वो बोलेगा बी आज से 3 महीने के बाद आप मुझे या मेरे द्वारा बताए गए व्यक्ति को 50,000 रुपये देंगे, आदेश देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर इंस्ट्रूमेंट बी तैयार करता है तो उसकी दबी दबी सी लैंग्वेज होगी, ऐसे मरी मरी सी आवाज़ होगी। कैसे? मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से 3 महीने के बाद मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा, मैं 50,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो अगर वचन होगा तो ये प्रॉमिसरी नोट होगा। तो इसने पूछा था बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई प्रॉमिस करता है ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर 4 है, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे कि ये जो चौथी वाली विशेषता है, बाकी तीनों विशेषताएं, और अगर ये चौथी विशेषता है तो ये चारों विशेषताएं उसकी है, लाइक प्रॉमिसरी नोट की, है ना। आदेश जहाँ होता है तो आदेश होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, और प्रतिज्ञा होती है प्रॉमिसरी नोट में। अब मैं कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है। अच्छा, जल्दी से बिल ऑफ एक्सचेंज की खासियत पढ़ लीजिए राइटिंग में। पहली बात तो यही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा लिखित में होगा, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, जैसे लैंग्वेज ऐसा नहीं होता कि है ना ए बी को कहेगा कि आज से 3 महीने के बाद आप मुझे 50,000 रुपये देंगे अगर आपके घर में किसी की शादी हो गई, तो अगर आपको माल पसंद आया तो। इसमें अगर मगर कुछ नहीं होता, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आज से 3 महीने के बाद आप मुझे 50,000, 1 लाख रुपए जो भी है वो मुझे रकम अदा करेंगे। अनकंडीशनल होता है। और ये ऑर्डर लेटर मतलब एक ऑर्डर होता है, बेसिकली ये आदेश पत्र होता है। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर, जो बिल लिखता है, जो फर्स्ट पार्टी होती है उसको ड्रॉवर या लेखक बोलते हैं, वो इसके ऊपर सबसे पहले खुद साइन करेगा। अमाउंट बिल्कुल तय होता है, आप मुझे 3 महीने के बाद 10,000 या 20,000 जितनी आपकी सहूलियत हो देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फिक्स्ड सर्टेन अमाउंट होता है। पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बियरर। इसमें लैंग्वेज क्या होती है, आप मुझे पैसे देंगे, या मैं जिसके लिए आपको आदेशित करूंगा आप उसको देंगे, या जो बिल का वाहक होगा, यानी जो बिल आपके पास लेके आएगा, बियरर ऑफ द बिल, जो वाहक होगा उसको आप भुगतान करेंगे। तो क्लियर होता है, ठीक है। मुझे या मैं जिसको कहूं, या जो आपके पास बिल लेके आए उसको आप भुगतान करेंगे। पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, आप पैसे कब देंगे, या तो मैं उसको जैसे 3 महीने का समय दे दिया, 3 महीने के बाद भुगतान करेंगे, उसको तो बोलते हैं मुद्दती बिल, टेन्योर बिल। या जैसे ही बिल आपके सामने प्रस्तुत होगा, ऑन डिमांड, जैसे ही बिल आपके सामने रखा जाएगा आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरह का भी बिल हो सकता है। स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, और मतलब ठीक है ना, हम भारत में है ना इसके मुद्रांक के नियम हैं, मतलब स्टाम्प के नियम बने हुए हैं। तो किसी मामले में 50 रुपये का स्टाम्प लगता है, किसी पे 100 पे, किसी का 500 पे, किसी के 10-10 हज़ार के स्टाम्प भी लगते हैं। तो वो जितना ट्रांजैक्शन होगा उस हिसाब से आपको उतनी वैल्यू के स्टाम्प पेपर पे ये लिखना पड़ेगा, या उतनी राशि के स्टाम्प लगाने होंगे। वैल्यू रिसीव्ड, ये वैल्यू रिसीव्ड वर्ड जरूर होता है, यानी लैंग्वेज क्या होती है, बोर हो रहे हो, बट लैंग्वेज होती है कि आज से 3 महीने के बाद आप मुझे 50,000 रुपये का भुगतान करेंगे जिसका मूल्य प्राप्त हो चुका है। यानी मुझे मेरी तरफ से कुछ करना बाकी नहीं है, मेरी तरफ से आपको मूल्य प्राप्त हो चुका है, अब आपको देने हैं। ये यूँ नहीं होता कि मैं आपको 10 बोरी गेहूँ दूंगा, आप मुझे 50,000 रुपये देंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें 3 पार्टीज हो सकती हैं, ड्रॉवर और ड्रॉई, 2 तो होती हैं, और पेई हो सकता है। पेई मतलब भुगतान प्राप्त करने वाला, तो भुगतान ये खुद भी प्राप्त कर सकता है, और भुगतान ये किसी और थर्ड पार्टी को भी प्राप्त करवा सकता है। तो इसमें 3 पार्टीज हो सकती हैं। इसलिए याद करना है कि प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टियां होती हैं, प्रतिज्ञा देने वाला और जिसके लिए उसने प्रतिज्ञा, जिसके लिए उसने कसम खाई है, और इसमें 3 पार्टियां हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम ऑफ अ डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो उसका आंसर सिंपल सी रह गया, बातों बातों मैंने आंसर बता दिया। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, वापस वही बोर करने वाली कहानी। बट ए ने बी को माल बेचा, ए ने बिल लिखा, बी ने कसम खाई, बी ने स्वीकार किया कि हाँ मैं आपके पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब 3 महीने के बाद मैंने इसके पास आदमी भेजा, मेरा नाम ए है, मैंने इसके बाद आदमी भेजा, मैंने कहा पैसे दे दो। तो बी ने कहा मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तेरे को करना है जो कर ले। मैंने कहा आप दे दो पैसे शराफत से। इसने कहा मैं तो नहीं देता। तो मैं जाऊँगा किसके पास, वकील के पास। मैं जाऊँगा वकील के पास, वकील साहब को ये सारी कहानी बता दूंगा, मेरी दर्द भरी कहानी कि भाई मेरे साथ इस बंदे ने चीट किया, लिख के दिया,
साइन किया, आप देखो धोखा दे रहे हैं, तो वकील क्या करेगा, इसके बाद नोटिस भेजेगा। वकील इसके बाद नोटिस भेजेगा कि भाई देख, मेरे क्लाइंट को तू पैसा दे दे, और नहीं देगा तो फिर हम कोर्ट में आपके खिलाफ स्यू करेंगे, यानी आपके ऊपर वाद दायर करेंगे, मुकदमा करेंगे, 420 का केस लगाएंगे। इस सारे झोल झाल में, और इसके बाद भी अगर मान लीजिए इसके बाद एक समय दिया, उसके बाद भी समझो भुगतान नहीं करता, ठीक है, तो माना जाएगा ऑफिशियली ये बिल डिसऑनर हो गया। अब ये बिल डिसऑनर हो गया तो इसके बदले में वकील जो हमसे शुल्क लेगा वो लेगा नोटिंग चार्जेस या नोटेरी चार्जेस। यानी इस मामले में वकील बहुत तरह के होते हैं, कुछ नोटेरी वकील होते हैं, नोटेरी पब्लिक वकील होते हैं, और कुछ लोग सिंपल वकील होते हैं, है ना। तो आपको किसी नोटेरी लॉयर के पास जाना है और वही इसे नोटिस भेजेगा, वही सारी कार्रवाई करेगा। उस दौरान जो भी खर्चे होंगे उसे अपन कहेंगे नोटिंग चार्जेस, हिंदी में बोलते हैं निकराई व्यय। यानी निकराई व्यय की नौबत या मुसीबत कब आएगी, जब बिल डिसऑनर हो जाता है। इससे पहले मैं कुछ शब्द आपको दोहरा दूं। बिल का रिटायरमेंट यानी बिल का जल्दी से भुगतान प्राप्त करना। रिन्यूअल क्या होता है, जैसे मान लो कि अपन इसके पास पैसे लेने गए, ये आदमी सीधा है लेकिन अभी मुसीबत का मारा है, इसने कहा सर मुझे 2 महीने का समय और दे दो। तो 2 महीने का समय और देंगे तो पुराना बिल कैंसिल होगा और नया बिल लिखा जाएगा, तो उसे बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। एंडोर्समेंट क्या होता है कि अगर ए ने बिल प्राप्त करने के बाद सी को दे दिया होता, थर्ड पार्टी को दे दिया होता, तो उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। हमारे मामले में इसने हमें भुगतान नहीं किया तो ये हुआ है डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। डिसऑनर ऑफ बिल पे जो खर्चा लगता है वो होता है नोटिंग चार्जेस। अब बात यह है कि नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा। नोटिंग चार्जेस के लिए टेम्पररी, अस्थायी रूप से तो जिसके हाथ में बिल होता है, टेम्परेरी भुगतान वो करता है। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। नोटिंग चार्जेस के लिए टेम्परेरी, जिस पार्टी के पास बिल होता है वो भुगतान करता है, लेकिन अल्टीमेटली इसकी जो लायबिलिटी होती है वो उस पापी इंसान पे आती है जिसकी वजह से सारा कांड हुआ है। जैसे इसका हमारी कहानी में बी है, बी पैसे दे देता तो ये सब होता ही क्यों पंगा, ठीक है। मैं क्यों आपको इतना कहानी सुना रहा होता। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से 2 चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू।
वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एज पर सेक्शन 12 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेन बिल। अब इसमें 4 बिल दे रखे हैं, 4 में से आपको पहचानना है कौन सा विदेशी बिल है। धारा 12 में जो नियम बताया गया उसके अनुसार पहला ऑप्शन है बिल ड्रॉन्स आउटसाइड इंडिया एंड पेबल आउटसाइड इंडिया। ऐसा बिल जो भारत के बाहर लिखा गया है, भारत के बाहर ही इसका भुगतान किया गया जाना है, तो ये आपका फॉरेन बिल है। पहला बिल आपका फॉरेन बिल है। बिल ड्रॉन विद इन इंडिया एंड पेबल इंडिया, ऐसा बिल जो भारत में लिखा गया है, भुगतान भी भारत में होगा, तो ये इनलैंड बिल है या देशी बिल है। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एक बिल जो लिखा तो बाहर गया है लेकिन वो भारत के निवासी पे लिखा गया है, तो ये भी आपका इनलैंड बिल है, देशी बिल है या अंतर्देशीय बिल है। और बिल ड्रॉन इन इंडिया बाय अ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इंडिया, एक बिल है जो भारत में लिखा गया है जिसका भुगतान भी भारत में होना है। हालांकि ये जो लिखा है वो भारत के बाहर रहने वाले लिखा है, लेकिन 2 शर्तें पूरी हो गई हैं, लिखा भी भारत में गया है और भुगतान भी है, तो ये भी देशी बिल है। तो इसमें जो पहला बिल है वो पहला बिल आपका विदेशी बिल है, बाकी जो चारों बिल हैं, बाकी जो तीनों बिल हैं वो आपके देशी बिल हैं। ठीक है, बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, पहले मैं आपको नियम बताता हूँ, फिर मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले लिखा हुआ क्या है इसको पढ़ लीजिए, ये से पूरा पहले लिख लेते हैं। यस, तो धारा 11 में क्या लिखा गया है, धारा 11 में बताया गया है देशी बिल के बारे में और धारा 12 में बताया गया है विदेशी बिल के बारे में। एक खास बात बता दूं, विदेशी बिल की नकारात्मक परिभाषा दी गई है। क्या बताया गया है कि जो बिल देशी नहीं है वो विदेशी बिल है। ठीक है, चलो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंतर्देशीय या देशीय बिल किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट, कोई भी ऐसा विनिमय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज अथवा चेक, तो 3 चीज़ें होती है। ठीक है, तो अब अपन सिंपल बात करते हैं। तो देशी बिल क्या है, जो निम्नांकित में से किसी भी प्रकार का है। किस प्रकार का है, फर्स्ट, जो भारत में लिखा गया है, भारत में ही देय है, मतलब जिसे इंडिया में लिखा गया है, इंडिया में बनाया गया है और इंडिया में ही देय है, तो दोनों तरफ इंडिया इंडिया आ जावे तो वो इनलैंड बिल है। फिर ये मायने नहीं रखता कि वो देश के निवासी पे है या गैर भारतीय पे है। निवासी भारतीय और गैर भारतीय अलग चीज़ होता है, निवासी अनिवासी अलग चीज़ होता है। उस कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, आप निवासी वर्ड याद रख लीजिए। तो मैं फिर बता दूं, अगर कोई बिल भारत में लिखा गया है और भारत में ही जिसका भुगतान है, तो नो मैटर वो व्यक्ति फिर निवासी है या नहीं है, वो बिल देशी कहलाएगा। दूसरी बात, अगर या तो फिर पहली बात पूरी हो अथवा वो बिल जो भारत में निवासी किसी व्यक्ति पे लिखा गया हो। ठीक है, ऐसा बिल जो हो सकता है भारत के बाहर लिखा गया हो, लेकिन अगर वो भारत के निवासी पे लिखा गया है तो फिर वो देशी बिल हो जाएगा। तो देशी बिल होने के लिए आपको पहली या दूसरी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर पहली या दूसरी कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो बिल आपका हो जाएगा विदेशी बिल। और विदेशी बिल को परिभाषित कहाँ किया गया है, धारा 12 में। तो हो सकता है, देखो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कभी कभी मुझे दया भी आती है, लेकिन दया की बात नहीं है। देखिए बात यही है ना कि वो अगर आपको एक जॉब के लिए चुना जा रहा है, आपको एक लाइफ टाइम 25 साल 30 साल 35 साल के लिए लगातार गवर्नमेंट पेमेंट, प्रमोशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स इतना सब देगी, तो फिर बदले में कुछ तो लेगी, तो वो लेगी मेहनत। तो जब याद कर ही रहे हैं तो ढंग से याद कीजिए। धारा जो 11 है वो है देशी बिल की धारा, धारा 12 जो है वो है विदेशी बिल की धारा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, अमेरिका के एक व्यक्ति ने दिल्ली में विनिमय पत्र लिखा है तथा जयपुर में देय है। अब आपको इसको सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये देशीय के बिल है। अमेरिका के व्यक्ति ने दिल्ली में विनिमय पत्र लिखा है, जयपुर में देय है, तो अब लिखा कहाँ गया है, इंडिया में। देय कहाँ पे है, इंडिया में। तो ये बिल कैसा है, इंडिया का। इंडिया नहीं बोलते, इनलैंड है, इनलैंड देशी बिल। तो ये जो पहला बिल है वो देशी बिल है। दूसरा देखते हैं, अमेरिका के एक व्यक्ति ने दिल्ली में बिल लिखा है, अब दिल्ली में बिल लिखा है, इंग्लैंड में देय है। अब दिल्ली में लिखा है,
इंग्लैंड में देय है, तो आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। और अथवा में क्या लिखा था, भारत का निवासी होना चाहिए, तो भारत का निवासी भी नहीं है, तो ये आपका बिल है विदेशी बिल। अब आप नियम पढ़ लेना, मैं कंफ्यूज नहीं करता। तीसरा है, जयपुर के निवासी व्यक्ति ने लंदन में वचन पत्र लिखा है जिसका भुगतान दिल्ली में देय है। तो लंदन में वचन पत्र लिखा है यानी इंडिया में नहीं लिखा है, लेकिन व्यक्ति कौन सा है, निवासी है, तो पहली शर्त तो पूरी नहीं हो रही लेकिन दूसरी शर्त पूरी हो रही है। तो ये तीसरा वाला बिल है, ये आपका है देशी बिल। ठीक है, तो आप बस यूं ही रखो उसको, पहली कंडीशन पे रखो, नहीं तो फिर दूसरी कंडीशन में रखो। चौथा क्या लिखा है, एक वचन पत्र को दिल्ली में लिखा गया है, लंदन में देय है। अब दिल्ली में लिखा गया है तो यहाँ पे तो लिखा गया है इंडिया में, लेकिन लंदन में देय है। अब इसमें अथवा वाली शर्त का आपको पता नहीं चला, मतलब ये व्यक्ति निवासी है कि अनिवासी है ये पता नहीं चला, तो फिर इसको आप फॉरेन बिल मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद है, एक विनिमय पत्र इंग्लैंड के निवासी टोनी पर लिखा गया, इंग्लैंड में देय है, तो लिखा भी बाहर गया है, दे भी बाहर है, तो ये फॉरेन बिल हो गया। जो अपन ने क्वेश्चन किया उसका पहला फर्स्ट वाला एक तरह से हो गया ये। ठीक है, निवासी भी इंग्लैंड का है, सब कुछ ही बाहर का हो गया इसमें तो। और एक चेक जर्मनी के बैंक पे लिखा गया है तो बाहर ही लिखा गया है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो फॉरेन बिल है। तो ये आप इसके आंसर्स देख लीजिएगा। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, वैसे मैं इसकी पीडीएफ शेयर करूँगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे पीडीएफ भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, X draws a bill on Y for ₹20,000 for 3 months on January 2023। इस पहली लाइन से आपको क्या पता चलना चाहिए कि X इसमें है फर्स्ट पार्टी, Y है सेकंड पार्टी, X है अमीर आदमी, Y है गरीब आदमी। X ने माल बेचा है, Y ने माल खरीदा होगा, या X ने सर्विस दी होगी, Y ने सर्विस ली होगी, X ने लोन दिया होगा, Y ने लोन लिया होगा। यहाँ तक बात हो गई। और आपस में जो सौदेबाजी है वो है 20,000 की। ठीक है, और जनवरी 23 को इनके बीच में सौदेबाजी हुई, ये जो बिल का एक्सचेंज होता है वो हुआ। बिल का एक्सचेंज मतलब क्या, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने उसके ऊपर साइन किया, कॉल बिल का एक्सचेंज हो गया, बिल का एक्सचेंज हो गया। अब क्या हुआ, द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंकर एट ए डिस्काउंट ऑफ 500 रुपया। अब एक्स चाहता तो 3 महीने के लिए बिल को अपने पास रख सकता था, लेकिन हो सकता है कि एक्स को अमाउंट का रिक्वायरमेंट था तो ये गया बैंक में। यहाँ तक समझ में आ रहा है, एक्स गया बैंक में, बैंक में जाके इसने क्या बोला, प्लीज़ मुझे 19,500 रुपये दे दो, है तो बिल 20,000 का, पर आप मुझे 19,500 रुपये दे दो, 500 रुपये भले काट लो, 500 रुपये डिस्काउंटिंग के काट लो, और मुझे पैसे दे के फ्री करो, और पैसे आपको वाई दे देगा। मैं मम्मी की कसम खाता हूँ, आपको वाई दे देगा पैसे। ऐसे मम्मी की कसम खाई नहीं जाती, लेकिन अगर बैंक एक्स को जानता है, वाई को भी जानता है, और बैंक कमाने के लिए बैठा है, तो बैंक कहेगा ठीक है, यस 19,500 रुपये इसको मिल जाएंगे, और बिल की डिस्काउंटिंग हो गई। इस कहानी में बिल अब बैंक के पास पहुंच चुका है। अब कहानी आगे बढ़ी, एट द मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड। उसके बाद बैंक जब वाई के बाद पैसे लेने गया 3 महीने के बाद, या आदमी को दौड़ाया, फ़ोन किया, पैसे दे जाओ, तो उसने कह दिया मैं तो पैसे नहीं दे रहा, इसको बोलते हैं बिल रिटर्न हो गया, वापस हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बैंक को बड़ा गुस्सा आएगा, बैंक ने उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी वो कर ली, नोटरी चार्जेस 200 रुपये, तो नोटरी चार्ज है 200 रुपये। अब सोचने वाली बात यह है कि बैंक किसका गला पकड़ेगा। आप यहाँ तक समझ गए कि एक्स के पास एक बिल था 20,000 का, एक्स ने उसे डिस्काउंट करवा लिया बैंक से उसने 19,500 रुपये उठा लिए, और ये भी कह दिया कि आप चिंता मत करो, वाई आपको पैसे दे देगा। लेकिन ये भी हुआ कि वाई ने उसको पैसा नहीं दिया, और वाई ने उसको पैसा नहीं दिया तो बैंक का जो भी नोटेरी वाला मैंने आपको एपिसोड बताया कि वकील के पास गया, एंड फॉर्मेलिटी हुई, 200 रुपये चार्जेस लग गया। तो अब बात ये है कि बैंक पहली बात तो किसका गला पकड़ेगा, तो बैंक एक्स का गला पकड़ेगा, क्योंकि बिल की डिस्काउंटिंग कराने एक्स गया था। भले ही पैसा वाई से मिलना था, पर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ या वो वाई से नहीं हुआ था, अग्रीमेंट जो हुआ था वो एक्स और बैंक के बीच हुआ था। तो पहली बात तो ये रहेगी कि बैंक एक्स का पैसा काटेगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, कितना पैसा काटेगा। पहला 19,500, क्योंकि बैंक ने तो 19,500 दिए थे, या बिल के बराबर राशि 20,000, या 20,200। तो इसका सही आंसर है 20,200 रुपये। बैंक जो पैसे काटेगा एक्स के, 20,000 तो पूरे बिल के, और 200 रुपये उनके और लग गए, तो 20,200 रुपये काटेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक्स भी जो फ्यूचर में वाई से वसूल करेगा वो पूरे 20,200 रुपये ही वसूल करेगा। हाल फिलहाल क्या होगा, हाल फिलहाल डिसऑनर होने पे बैंक वाले एक्स का खाता डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको अकाउंट्स भी पढ़नी है ना, तो बैंक वाले एक्स का खाता डेबिट करेंगे 20,200 से, और एक्स अपनी जो पुस्तकें हैं, जो वो कैश बुक बनाता है, वहाँ वो बैंक को 20,200 रुपये से क्रेडिट करेगा, यानी हमारे खाते में से 20,200 रुपये कट जाएंगे। पहले हमारे खाते में 19,500 रुपये जमा हुए, और अब
अगर ऑनर हो जाता, अगर बिल का भुगतान हो जाता तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बिल डिसऑनर हुआ है, बैंक हमारे पैसे काटेगा तो हम भी 20,200 रुपये की क्रेडिट एंट्री करेंगे। वही किसने क्वेश्चन पूछा था कि एक्स डिसऑनर होने पे क्या करेगा, हम बैंक अकाउंट को 20,200 से क्रेडिट करेंगे, बैंक हमें डेबिट करेगा। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, हो गया इसका आंसर। बस 2 क्वेश्चन और हैं। निम्न में से क्या वचन पत्र का उदाहरण नहीं है? अब मैं कोई लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ, आपको पहचानना है कि इसमें से ये प्रतिज्ञा पत्र या वचन पत्र है या नहीं। जैसे एक बंदा कहता है मैं खुद को 1,000 रुपये में जेड के लिए ऋणी होने के लिए स्वीकार करता हूँ, मांग पर भुगतान किया जाना है जिसका मूल्य प्राप्त हो चुका है। तो ये बिल्कुल प्रॉमिसरी नोट की साउंड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पहली बात तो एक बंदा मान रहा है कि हाँ मैं जेड का ऋणी हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, जेड मेरे ऊपर मांगता है, यहाँ तक से ही बात नहीं बनती। उसके बाद ये भी लिखा है कि मांग पर भुगतान किया जाना है, जैसे ही वो मुझसे मांगेगा मैं भुगतान कर दूंगा, उसका मूल्य मुझे प्राप्त हो चुका है। मतलब हम कोई भी शर्त नहीं लगा रहे, हम अनकंडीशनल प्रॉमिस कर रहे हैं कि जैसे ही वो हमें से पैसे मांगेगा हम उसको पैसा दे देंगे। आई ओड हिम, मैं मेरे ऊपर कर्जा है। तो ये प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल है। श्रीमान जेड, मैं आपका ऋणी हूँ। अब ये वाली लैंग्वेज देखिए, इसमें वो क्या कह रहा है, सर आप मेरे ऊपर पैसे मांगते हो। तो ये एक ऋण का एक्नॉलेजमेंट तो है, ऋण की स्वीकृति तो है, लेकिन इसमें वचन नहीं है, इसमें वचन वाला साउंड नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल नहीं है। ये क्यों समझने की ज़रूरत है कि प्रॉमिसरी नोट जब आपस में लिए दिए जाते हैं तो उसकी लैंग्वेज काफ़ी क्लियर कट होनी चाहिए। मैं जेड का भुगतान करने या आदेश पर 500 रुपये देने का वादा करता हूँ, ये वाली लैंग्वेज भी प्रॉमिसरी नोट की है कि मैं जेड का भुगतान करूँगा, जैसे ही वो मुझे ऑर्डर करेगा या जैसे ही मुझे कहेगा मैं 500 रुपये देने का वादा करता हूँ, वचन देता हूँ। तो इसमें पूछा कि कौन सा वचन पत्र का उदाहरण नहीं है, तो ये जो बी वाला है ना, बी वाला जो है ये प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल नहीं है। मिस्टर जेड आई ओ यू, इसमें वैसे OWE होता है, आई ओ यू, ये जो है लाइक प्रॉमिसरी, केवल इतना भर होने, इसके बाद एक लाइन और होनी चाहिए थी, वो नहीं है इसमें, इसलिए प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ठीक है। और इस क्वेश्चन आज का लास्ट आ रहा है क्वेश्चन, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड्स टू, कोई सा भी अधिनियम है सबसे पहले उसका स्कोप देख लेना चाहिए कि वो कहाँ तक फैला हुआ है। ओनली टू द कैपिटल सिटीज़ ऑफ द स्टेट्स, कि भाई जितने राज्य हैं हर राज्य की राजधानी तक फैला हुआ है। द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में फैला हुआ है। सी कहता है पूरे भारत में फैला हुआ है जम्मू कश्मीर को छोड़ के, और चौथे में कहता है पूरे भारत में फैला हुआ है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के। तो ये जो एक्ट है ये इतना पुराना एक्ट है और ये पूरे भारत में ही फैला हुआ है। और मैंने पिछले वीडियो में एक बार आपको बताया भी था कि कुछ कानून ऐसे थे जो पहले जम्मू कश्मीर तक लागू नहीं हुए थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ है 2019 में, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया है, तो तब से तो अब सारे जितने भी केंद्रीय कानून थे वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो ही गए हैं। तो बेधड़क इसका आंसर द होल ऑफ इंडिया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरे भारत में लागू होता है, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर वो लागू होता है। ठीक है जी, द होल ऑफ इंडिया इसका आंसर है। होप वीडियो हमेशा की तरह यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है उसे ले लीजिएगा। कुछ बात कहनी हो, बतानी हो, शिकायत हो, सुझाव हो तो कमेंट दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपके विचार जान के। थैंक यू वेरी मच।